हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर के एक और न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन एंड किडनी। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम किस किस चीज़ को कंसिस्ट करता है। ये सारे ऑर्गेन पार्ट जैसे किडनी हो गया, उसमें नेफ्रॉन्स हो गए हैं, उसके बाद उसी के हम लोग देखे थे ट्यूबुलर पार्ट में, उसमें यूरेटर था, यूरेथ्रा था, यूरिनरी ब्लैडर था। ये सारे पार्ट्स कैसे कैसे परफॉर्म करते थे अपने एक्टिविटीज़ को, उसी में हमने बताया था कि जो किडनी होता है उसके इनसाइड जो होता है वो नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन जो होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड के फिल्ट्रेशंस के लिए। तो हम लोग उसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक किडनी का स्ट्रक्चर बनाया है। तो अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को देख सकते हैं। जैसे बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ किडनी एंड लेवल देयर ऑल पार्ट्स। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह का डायग्राम को बना सकते हैं और इसमें हर पार्ट्स को लेवल कर सकते हैं। और इसी में आता है कि किडनी जो होता है हम लोग के बॉडीज के इनसाइड पेयर में होता है, मतलब हर एक इंडिविजुअल में 2 किडनी होता है। वो मेनली हम लोग के डॉर्सल साइड में रहता है, हम लोग के पीछे साइड में रहता है, प्रेजेंट रहता है, और बीन सीड शेप का होता है। बीन सीड शेप करने का मतलब जो हम लोग का सेम जो होता है उसमें जो सीड निकलता है उसी के शेप के तरह जो होता है वो हम लोग का किडनी लगभग दिखता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग के बॉडीज के अंदर किडनी जो है वो कैसे कैसे एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। तो उसको समझने के लिए आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो रीनल आर्टरी है, ये प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कि जो रीनल आर्टरी था वो क्या करता था, पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता था। तो यहाँ पर भी जो रीनल आर्टरी है वो पूरे बॉडी से क्या कर रहा है, इम्प्योर ब्लड्स को कैरी कर रहा है। तो वही यहाँ पे लिखे हैं कि जो रीनल आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड को लेके आ रहा है। इम्प्योर ब्लड जब यहाँ से इंटर करेगा तो ये कैरी होगा कहाँ पे, नेफ्रॉन के अंदर। तो नेफ्रॉन यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रक्चर दिख रहा है, हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे, पहले किडनी का फंक्शंस देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो नेफ्रॉन है वो नेफ्रॉन जो होता है वो मेनली किससे कनेक्टेड है, रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी जो है वो इम्प्योर ब्लड यहाँ से कैरी किया और मेनली कहाँ पहुँचा दिया, नेफ्रॉन के इनसाइड। नेफ्रॉन क्या करेगा, फिल्टर करेगा ब्लड का, क्या करेगा, फिल्ट्रेशंस करेगा। और जब ब्लड फिल्टर हो जाएगा, प्यूरिफाइड हो जाएगा, वो प्यूरिफाइड जब होगा तो उसके बाद ये ब्लड मेनली जो होगा, प्योर ब्लड जो होगा वो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कैरी हो जाएगा किसमें, रीनल वेन में। और रीनल वेन जो है वो मेनली प्योर ब्लड को कहाँ कैरी करेगा, किडनी से थ्रू आउट द बॉडी। मतलब इसका काम है कि जो प्यूरिफिकेशंस हुआ, ब्लड का प्यूरिफिकेशंस हुआ किडनी के अंदर नेफ्रॉन के हेल्प से, ये सारे प्योर ब्लड को वहाँ से निकालेगा और किडनी से दूर ले जाएगा और सारे ऑर्गन पार्ट में प्योर ब्लड को क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जो भी इम्प्योरिटी बना, इस केस में जो भी इम्प्योरिटी बनता है वो मेनली क्या होता है, इस पार्ट्स में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। और मेनली ये जो इम्प्योरिटी होता है वो क्या चीज़ के फॉर्म में रहता है, वो मेनली रहता है यूरिन के फॉर्म में, और ये किडनी के से बाहर निकल जाता है किसके हेल्प से, यूरेटर के हेल्प से। तो यही यहाँ पे एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है हम लोग का किडनी का। तो किडनी का यदि ये स्ट्रक्चर आएगा तो आप लोग बना सकते हैं, इसका फंक्शन आएगा तो आप लिख सकते हैं कि किडनी जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्यूरिफिकेशंस ऑफ ब्लड के लिए, और इसका मेन फंक्शन है कि ये ब्लड को कैरी करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है थ्रू आउट द बॉडी, और मेन ऑर्गन पार्ट होता है फिल्ट्रेशंस ऑफ ब्लड का। अब हम लोग बात करते हैं मेन जो हम लोग को जो इस वीडियो में बात करना है वो बात करना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्टली आपको एग्जाम में दे दिया जाता है। तो आप इसको सबसे पहले समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है और इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, नेमिंग है, जो आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन हम इसको काफ़ी सिंप्लीफाइड करने का कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको ये याद ही हो जाए। तो हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझने से पहले आप ये समझिए कि जो नेफ्रॉन होता है वो किस किस पार्ट को कंसिस्ट करता है। तो जो नेफ्रॉन होता है वो मेनली ट्यूबुलर पार्ट्स को कंसिस्ट करता है, और उसमें कुछ पार्ट जो होते हैं वो ग्लोमेरुलस पार्ट भी होते हैं। तो इसमें ऐसे समझिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो नेफ्रॉन का वो एफरेंट आर्टियोल होता है, फिर इफरेंट आर्टियोल होता है, उसके बाद उसमें ग्लोमेरुलस कैप्सूल होते हैं, फिर बोमेंस कैप्सूल होते हैं, देन आफ्टर उसमें प्रॉक्सिमल टैब्यूल है, कुछ यहाँ पे लूपा फैनल है, डिस्टल टैब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट है। ये सारे पॉइंट्स का जो लोकेशन होता है यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसके फंक्शंस को समझने के लिए। तो इसके लोकेशंस को पहले हम लोग देखते हैं कि ये सारे पार्ट जो हैं वो नेफ्रॉन के इनसाइड जो है वो कहाँ कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ट्यूब यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो ट्यूब आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल, क्लियर है। दूसरा जो ट्यूब इससे जा रहा है इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टियोल। यहाँ से एक
जो सर्कुलर स्ट्रक्चर, जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है, ये बाहर वाले बड़े स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, और उसी के इनसाइड एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, वो भी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल। इसके बाद यहाँ से एक जिगजैग स्ट्रक्चर, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टैब्यूल, इसको पीसीटीबी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ है, नीचे गया है ट्यूबुलर पार्ट, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हैनल। लूप ऑफ हैनल का मेनली दो पार्ट्स है, एक है डिसेंडिंग जो नीचे जा रहा है, और जस्ट एक ऊपर उठा है, इसको हम बोलेंगे असेंडिंग। क्लियर है? और ये पार्ट यहाँ पे इन किया है और एक पार्ट इधर की तरफ मुड़ा है, ऐसे मुड़ा है, इसको हम बोलेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड टैब्यूल, मतलब डीसीटी। अब ये सारे पार्ट्स के बाद लास्ट पॉइंट में जो एक ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है यहाँ से ऊपर तक, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। अब इस पे जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो यहाँ दिख रहा है, इस पे पूरा तरह से जिगजैग स्ट्रक्चर जो है, स्नेक लाइक जो है, जैसे सांप पैर को बांधे रहता है, उसी तरीका से एक जिगजैग स्ट्रक्चर ऐसे से मुड़ा मुड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है ब्लड कैपिलरी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो नेफ्रॉन है इसमें कौन कौन सा पार्ट्स है। इफरेंट है, एफरेंट है, बोमेंस कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल टैब्यूल है, लूप ऑफ हैनल है, डिस्टल टैब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट है। ये सारे पॉइंट्स ही है। अब ये सारे पॉइंट्स जो है, ये सारे पार्ट जो है, ये काम कैसे कैसे करता है, ये बात हम लोग को आज मेन करना है। क्लियर है? तो ये सारे फंक्शंस को समझने से पहले ये समझिए कि जो नेफ्रॉन होता है वो 3 एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है यूरिन बनाने के लिए, क्योंकि नेफ्रॉन का काम 2 ही है। एक तो ब्लड फिल्टर करना है, जब ब्लड फिल्टर होगा तो प्योर ब्लड पूरे बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो इम्प्योरिटी बनेगा यूरिन उसको हम लोग थ्रू आउट करेंगे बॉडी से बाहर। तो ये दोनों काम जो होगा वो नेफ्रॉन के हेल्प से ही होगा। तो उसको समझने के लिए आप ये समझिए कि जो नेफ्रॉन होता है वो 3 एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, 3 प्रोसेस को करता है, जिससे ये 2 एक्टिविटी कंप्लीट होता है। पहला है फिल्ट्रेशन, क्लियर है, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा है सीक्रेशंस। ये तीनों टर्म्स यदि आपको समझ में आ गया तो आप समझ जाइए कि आपको जो है नेफ्रॉन का फंक्शन समझ में आ गया। स्ट्रक्चर तो आपको ऐसे बनाना है, फंक्शन मेन है इसका। तो ऐसे समझिए कि जब ब्लड, इम्प्योर ब्लड नेफ्रॉन के इनसाइड आता है, क्लियर है, तो नेफ्रॉन के इनसाइड जब आता है तो काफ़ी हाई स्पीड में आता है, क्लियर है, और जब हाई स्पीड में जब आता है तो ये ब्लड कैसा है, इम्प्योर ब्लड है, मतलब डर्टी ब्लड है, गंदा ब्लड है। ये आता है एफरेंट आर्टियोल के हेल्प से। एफरेंट आर्टियोल का जो पाथ होता है, जो पाइपलाइन होता है, थोड़ा मोटा होता है, मतलब थोड़ा गैप उसमें ज़्यादा रहता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया है तो देख सकते हैं इसका जो पाइपलाइन है, इसका जो पोर है थोड़ा कम गया है, क्लियर है, किसका, एफरेंट आर्टियोल का। तो एफरेंट आर्टियोल का जो पाथवे होता है, जो पाइपलाइन, जो रास्ता होता है, वो थोड़ा पतला होता है, किसके कंपेयर में, एफरेंट आर्टियोल के कंपेयर में। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे जो स्पेस है यदि घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे समझिएगा कि ब्लड जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे ब्लड जो है वो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ स्पेस घट गया। अब इसके जो यहाँ पे दिख रहा है कौन सा, ग्लोमेरुलस कैप्सूल, उसके इनसाइड जो होता है एक छोटा छोटा सा सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं पोडोसाइट सेल। पोडोसाइट सेल, ये जो पोडोसाइट सेल है ये और स्पेस को घटा देता है और फिर ब्लड को फर्स्ट टाइम फिल्टर करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे जो ब्लड है वह कुछ अमाउंट में, अप्रॉक्स 1 to 2% जो ब्लड है वो यहाँ पे फिल्ट्रेट होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो नेफ्रॉन के फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाता है। और कैसे कंप्लीट होता है, जब एफरेंट आर्टियोल से ब्लड जो है वो काफ़ी हाई स्पीड से आता है तो इसके ग्लोमेरुलस कैप्सूल के इनसाइड जो स्पेस होता है, जो एफरेंट आर्टियोल का जो स्पेस होता है वो भी घट जाता है, और उसके इनसाइड और पोडोसाइट सेल आके और उसके स्पेस को घटा देता है। तो जब स्पेस घटता है तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो जो ब्लड होगा वो छन के बाहर की तरफ निकलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर भी ब्लड जो है वो प्यूरिफाइड होके फर्स्ट केस में फिल्ट्रेट होके ब्लड जो है वो किस में आ जाता है, ये आ जाता है आपका ब्लड कैपिलरी में। किसके हेल्प से, ये आता है इफरेंट आर्टियोल के हेल्प से। मतलब इफरेंट आर्टियोल जो है वो ब्लड को कहाँ कैरी किया, मेनली ग्लोमेरुलस कैप्सूल से कहाँ पे कैरी कर दिया, इफरेंट आर्टियोल में, और इफरेंट आर्टियोल जो है वो कहाँ पे डाल दिया, ब्लड कैपिलरी में। अब जो है
अभी भी ब्लड फिल्टर नहीं हुआ, हम बोले 1 to 2% ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस एंड बोवेन्स कैप्सूल जो दोनों मिलके इसको फिल्टर करता है, ये मेनली डबल मेम्ब्रेन रहता है बोवेन्स कैप्सूल। इसके बाद जो रिमेनिंग ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड बच गया, वो इम्प्योर ब्लड फिल्ड हो जाता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में। जो नेफ्रॉन का रिमेनिंग पार्ट्स है वो कौन सा पार्ट है, तो रिमेनिंग पार्ट आपका प्रोक्सिमल पीसीटी, उसके बाद हम लोग का लूप ऑफ हैनल्स एंड उसके बाद डीसीटी। जो ये 3 पार्ट्स बच गए हैं, इस तीनों पार्ट्स में जो रिमेनिंग इम्प्योर ब्लड है वो भर जाएंगे। भर गए, यहाँ तक भर गए, मान लीजिए यहाँ तक भर गए। अब क्या होगा, अब समझना है हम लोग का कि अब क्या होगा। अब सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो यहाँ से समझ सकते हैं, फिल्ट्रेशन कंप्लीट है। फिल्ट्रेशन मतलब इम्प्योर ब्लड का कहाँ पे आना, मेनली ग्लोमेरुलस और बोवेन्स कैप्सूल में आना और हाई प्रेशर से ब्लड का फिल्ट्रेशन होना, यही प्रोसेस क्या कराएगा, फिल्ट्रेशन। इसमें काफ़ी कम अमाउंट में जो ब्लड है वो क्या हो पाता है, फिल्टर्ड हो पाता है। इसके बाद ये जो रिमेनिंग इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ पे भर गए, वो मेनली भर गए आपके प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स में। ये प्रोक्सिमल और डिस्टल और ये मेनली लूप ऑफ हैनल में जब फिल्ड होंगे तो होगा क्या, यहाँ पे री एब्जॉर्प्शन होगा। री मतलब तो पता है दोबारा, और एब्जॉर्प्शन मतलब उसको ब्लड में क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो ये जो ब्लड कैपिलरी दिख रहा है ये बना रहता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से। क्या चीज से, सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का आपको पता होगा, मतलब होता है कि सिर्फ यूजफुल सब्सटेंस को सेलेक्ट करना और जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसको मेनली थ्रू आउट करना सेल से बाहर। तो जब इसमें इम्प्योरिटी भरेगा तो इस इम्प्योरिटी में से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी यूजफुल चीज़ है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें बहुत सारा प्योरिटी भी तो होगा, तो उसमें से जो प्योरिटी है वह ब्लड कैपिलरी क्या कर लेगा, अपने अंदर रीएब्जॉर्ब कर लेगा। जहाँ तक ये मेनली क्या होता है कि एक पाइपलाइन पे क्या रहता है, ट्यूबुलर फॉर्म में उस पर पूरा लपटाया हुआ सा रहता है। उसका काम है पूरे यूजफुल चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना और इम्प्योरिटी को छोड़ते जाना। तो मेनली जो होगा री एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होगा, री एब्जॉर्प्शन जो होगा वो मेनली ट्यूबुलर पार्ट में 2 जगह कंप्लीट होगा। कौन कौन सा पार्ट्स में, तो पहला होगा पीसीटी में री एब्जॉर्प्शन होगा और दूसरा है मेनली लूप ऑफ हैनल्स में। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा री एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, तो सबसे ज़्यादा री एब्जॉर्प्शन होगा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। मतलब पीसीटी में जो होता है मैक्सिमम री एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है लूप ऑफ हैनल में काफ़ी कम होता है। तो री एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, री एब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ कि जो ब्लड फर्स्ट टाइम में फिल्टर्ड हो गया था, ऊपर में जो मतलब कि जो इनकम्प्लीट फिल्टर्ड ब्लड जो आया उसमें, उसको मेनली सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के हेल्प से ब्लड कैपिलरी जो था वो यूजफुल चीज़ को क्या किया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और जो इम्प्योरिटी था उसको इसी में छोड़ दिया। क्लियर है। इस समय अप्रॉक्स हम लोग का जो 90% ब्लड है वो क्या हो पाता है, फिल्टर हो जाता है। मतलब जो री एब्जॉर्प्शन होता है वो मेनली कंप्लीट होता है 90% में। मतलब हम लोग का मैक्सिमम ब्लड जो है वो यहाँ पे क्या होता है, फिल्टर्ड होता है। जो बहुत कम होता है तो अप्रॉक्स 1 to 3%, मतलब 1 से 3% जो ब्लड है वो मेनली हम लोग का फिल्ट्रेशंस में कंप्लीट होता है। मतलब पहला केस जो होता है वो काफ़ी कम ब्लड हम लोग का फिल्टर हो पाता है, पहला सेकेंड केस में बहुत ज़्यादा ब्लड क्या हो जाता है, फिल्टर होता है। अब जो है अभी भी ब्लड कंप्लीट फिल्टर नहीं हुआ है, अभी भी ब्लड में जो हम लोग का जो इम्प्योर ब्लड था जो उसमें भी अभी भी कुछ क्या है, प्योर चीज़ कंपोनेंट अभी भी अवेलेबल है। तो ये जो ट्यूबुलर पार्ट है ये जब कहाँ पहुँचे, जो इम्प्योरिटी जो कंपोनेंट्स है जो फिल्टर हो गया अभी तक, वो कहाँ पहुँचा, मेनली पहुँचा डीसीटी में। जब डीसीटी में जाएगा तो प्रोसेस होगा आपका सिक्रीशंस का। इसका मतलब क्या होता है, सिक्रीशंस का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि जैसे वहाँ पे गया तो हम लोग का ब्रेन जो है वो मैसेज करेगा मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एक हार्मोन को रिलीज करता है, जिस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं एडीएच हार्मोन। तो इसको छोड़ता है एडीएच। एडीएच जो होता है इसको कौन रिलीज करता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जब एडीएच को रिलीज करता है, एडीएच को हम लोग बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एंटाड्यूरेटिंग हार्मोन। एंटाड्यूरेटिंग हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है।
और इसको हम लोग, और यदि इसका नाम पूछा जाए तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वैसोडिलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन्स का फंक्शंस क्या है? ये हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली जो रीएब्जॉर्प्शन जो हम लोग को करवाना है फिर से, जहाँ पे अभी तक तो जो रीएब्जॉर्प्शन हुआ वो मेनली जो हम लोग का प्रोसेस था वो नॉर्मल प्रोसेस से हो रहा था, लेकिन अब जो डीसीटी में जो रीएब्जॉर्प्शन होगा वो सिक्रीशंस प्रोसेस के द्वारा होगा, वहाँ पे हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होंगे। और एडीएच हार्मोन जो होता है वो हम लोग के बॉडीज़ में ऑस्मो रेगुलेशंस को कंप्लीट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हम लोग के बॉडीज़ के अंदर वाटर के कंसंट्रेशंस को क्या करता है, बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो ब्लड था उसमें बहुत सारे ऐसे यूजफुल आयंस थे, जैसे सोडियम थे, पोटासियम थे, हाइड्रोजन थे। ये सब आयंस जो है वो हमारे बॉडीज़ के लिए क्या है, यूजफुल है। तो वो अभी इम्प्योर ब्लड में अवेलेबल है, तो उसको क्या करेगा, उसको फिर से ब्लड कैपिलरी के अंदर एडीएच हार्मोन के द्वारा क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब एडीएच हार्मोन जो है वो फिर से जो इनकम्प्लीटली जो ब्लड मतलब फिल्टर नहीं हुआ था, उस इनकम्प्लीट फिल्टर्ड ब्लड को क्या करेगा, एडीएच हार्मोन जो है वो फिर से क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। कहाँ पे, ब्लड कैपिलरी में। जब ब्लड कैपिलरी में ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो जो भी हम लोग का रिमेनिंग जो बच क्या होगा, फिल्टर्ड हो जाएगा। अब जो है यह इम्प्योर्स जो ब्लड आई मीन जो कंपोनेंट बच गया, अब इसमें बचा क्या, सारे चीज़ तो यहाँ पे क्या हो गए, प्योर हो गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्योर और क्लीन ब्लड है वह ब्लड कैपिलरी क्या करेगा, किसको दे देगा, सोचिए तो किसको देगा। हमने बताया था कि जो प्योर ब्लड होगा वो किसको मिल जाएगा, रीनल वेन को, और रीनल वेन जो है वो पूरे बॉडीज में क्या कर देगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब बात आता है कि अब जो है इम्प्यूरिटी, प्योर ब्लड तो अपना निकल गया, अब जो इम्प्यूरिटी है वह इम्प्यूरिटी क्या क्या चीज़ को कंसिस्ट करता है, ये मेन बात है। तो इम्प्यूरिटी जो है वो मेनली कंसिस्ट करता है एक्सेस वाटर, एमिनो एसिड, क्लियर है, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, सम विटामिन, सम आयंस, क्लियर है। ये सारे कंपोनेंट जो है वो एक्सेस फॉर्म में है। हमारे बॉडीज़ में कुछ फॉर्म में यूज भी हुए हैं, अभी ये कुछ हमारे बॉडीज़ में ये यूजफुल नहीं रहे हैं, तो उसको हम बॉडी से बाहर क्या करना है, रिमूव करना है। तो जो हम लोग का एक्सेस जो इम्प्यूरिटी बचता है वो यही सारे कंपोनेंट बचते हैं, मेनली यही बचते हैं, और भी चीज़ हो सकते हैं। तो ये सारे चीज़ जो है वो मेनली क्या होते हैं, हमारे बॉडीज़ के अंदर एक्सेस फॉर्म में बचते हैं। अब जब ये एक्सेस फॉर्म में बचते हैं तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, ये सारे चीज़ बनते हैं हम लोग के बॉडी के इनसाइड, अमोनिया। क्या चीज़ बनते हैं, अमोनिया। अब ये कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर हो गया, जो इम्प्यूरिटी है वो कहाँ स्टोर हो गया, कलेक्टिंग डक्ट में। और आपको पता होगा कि हमने बताया था कि जो अर्थिंग साइकिल होता है ये हम लोग के बॉडीज़ के अंदर कंप्लीट करता है अमोनिया से किसको बनाने में, यूरिया को। क्योंकि हम लोग का किडनी जो है वो जो मेनली हार्मफुल जो टॉक्सिक सबस्टांस अमोनिया होता है वो हाईली पॉइजनस सबस्टांस है, उसको लिस्ट टॉक्सिक बनाता है। तो इससे इसको क्या जोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अमोनिया का फार्मूला हुआ NH3। अगर 2 मॉलिक्यूल अमोनिया को हम लोग 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ दे तो क्या बनेगा, NH2CONH2। इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूरिया कहेंगे। और इसके बनने के बाद 1 मॉलिक्यूल जो वाटर है वो भी यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। बात क्लियर है। तो हम लोग के बॉडीज़ के अंदर जो भी अमोनिया बनता है उसको हमारा किडनी कार्बन डाइऑक्साइड से उसको जोड़ के क्या चीज़ का फॉर्मेशन कर देता है, मेनली यूरिया का फॉर्मेशन कर देता है। अब जो है ये यूरिया कहाँ स्टोर हो गया, कलेक्टिंग डक्ट में। मतलब कलेक्टिंग डक्ट में 2 प्रोसेस हुआ, पहला तो अमोनिया से क्या बना, यूरिया बना, और जो यूरिया जो है ये पूरे बॉडी से में यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से क्या होगा, रिमूव आउट होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट का जो पूरा से स्ट्रक्चर है, ये सब पूरा से स्ट्रक्चर किससे कनेक्टेड रहेंगे, ये कनेक्टेड रहेंगे यूरेटर से। किससे रहेंगे, यहाँ पे ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सब पूरा स्ट्रक्चर जो होंगे एक जगह पे कंबाइंड होंगे और किससे कनेक्टेड रहेंगे,
यूरेटर से, और यहाँ से जो यूरिन होगा वो यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा। अब इस यूरिन को यूरेटर रिसीव करके किसको दे देगा, यूरिनरी ब्लैडर को, और यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर क्या कर देगा, उसको रिमूव आउट कर देगा। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि जो किडनी था उसके अंदर कितने एक्टिविटीज़ के द्वारा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, मेनली 3 प्रोसेस के द्वारा। तो यदि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी प्रोसेस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, तो आप कितना लिखेगा, 3। पहला क्या है, पहला है हम लोग का एब्जॉर्प्शन या फिल्ट्रेशन, दूसरा है री एब्जॉर्प्शन, और तीसरा है सिक्रीशंस। एब्जॉर्प्शन जो हुआ या फिल्ट्रेशन जो हुआ वो कहाँ पे कंप्लीट हुआ, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल में, और जो हम लोग का नेक्स्ट पार्ट था, क्या चीज़ था, वो था री एब्जॉर्प्शन, जो कहाँ पे हुआ, पीसीटी में एंड लूप ऑफ हैनल्स में। और जो सिक्रीशंस का प्रोसेस था वो कहाँ पर कंप्लीट हुआ, वो मेनली हम लोग का कंप्लीट हुआ डीसीटी में। अब यहाँ पे ये तीनों प्रोसेस जब कंप्लीट हुआ तो हम लोग का ब्लड 100% क्या हो पाया, प्यूरिफाइड हो पाया। और जब प्यूरिफाइड हो गया, फिल्टर्ड हो गया, तो ये ब्लड को कौन रिसीव करके ले गया, ब्लड कैपिलरी किसको दिया, मेनली रीनल वेन को। रीनल वेन क्या किया, पूरे बॉडीज में इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो रिमेनिंग जो इम्प्योरिटी बचा वो कहाँ पे कलेक्ट हुआ, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट ने क्या किया, उसको मेनली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ के अमोनिया को क्या चीज़ में कन्वर्ट किया, यूरिया में। जब ये लिस्ट टॉक्सिक बन गया तो इसको मेनली जो है कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकाल के किसको दे दिया गया, यूरेटर को। यूरेटर ने क्या किया, इसको यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया, और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करने के बाद यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर निकाल दिया, जिस प्रोसेस को क्या बोले थे, माइक्रोट्यूरेशंस। तो यहाँ पे हम लोग का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो आई होप आज का मेरा कोशिश आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोगों को कोई डाउट वगैरह रहता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और बताइए कि आप लोग को कौन सा पॉइंट ज़्यादा अच्छा लगा, कौन पॉइंट ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो हो सकता है इसको सेपरेटली फॉर्म में एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आप लोग का सिर्फ डाउट क्लियर करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग का आज का जो मेनली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, किडनी का स्ट्रक्चर, फिर उसका फंक्शंस। क्लियर है? तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग का लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बच गया। कौन सा टॉपिक बच गया? तो वो टॉपिक बचा है हेमोडायलिसिस। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हेमोडायलिसिस क्या होता है, ये कैसे कैसे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। क्लियर है? तो जब मान लीजिए किसी का किडनी जो है अप्रॉक्स 90% काम करना छोड़ दे, 90% किडनी यदि काम करना छोड़ दे तो उस केस में क्या होगा कि वो पर्सन्स को जो ब्लड होगा वो हेमोडायलिसिस मतलब आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से ब्लड को क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। तो ये सारे टर्म्स को हम लोग डायग्राम की हेल्प से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।